हेलो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम को इससे पहले की क्लास में आपने देख लिया। सम के फार्मूलेस क्या होते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सम के उसी फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं और उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, एक स्टोरी आप सुने और उस पे इस पर बताया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक कोई पर्सन है, मिस्टर एक्स, उसकी 1 जन 2024 मानो, आगे आने वाले साल 3 साल बाद 65 लाख की लॉटरी आ जाती है। उसने उसमें से 20% टैक्स दे दिया। जो बचा उससे उसने सोचा कि इसे डोनेट करके एंजॉय किया जाए। जो बचा टैक्स देने के बाद उसे उसने सोचा कि डोनेट करके। उसके डोनेशन की 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि वह डोनेशन पैसे में ही देगा। वो डोनेशन किस में देगा? पैसे में देगा। दूसरी कंडीशन, वो डोनेशन पूरे 5 मंथ में ही देगा, ना उससे आगे ना उससे पीछे। तीसरी कंडीशन क्या है? 1 पैसे से स्टार्ट करेगा, 1 पैसे से स्टार्ट करेगा और हर दूसरे दिन तो उसका डबल करता चला जाएगा पहले का। जैसे फर्स्ट फैब को 1 पैसे, सेकेंड फैब को 2 पैसे, वो थर्ड फैब को 4 पैसे एंड सो ऑन, डबल करता चला जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या लॉटरी का अमाउंट सफिशियंट है उसे एंजॉय करने के लिए या नहीं। एक बार फिर क्वेश्चन समझे। एक कोई पर्सन है, मिस्टर एक्स, उनकी 65 लाख की लॉटरी आ जाती है 1 जन 2024 को। इन्होंने उसमें से 20% टैक्स दे दिया, बड़े ईमानदार हैं। जो बैलेंस बचा इन्होंने सोचा कि उसे हम डोनेट करके एंजॉय करेंगे। इनके डोनेशन की 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? ये डोनेशन पैसे में ही देंगे। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या? पूरे 5 मंथ में ही देंगे, ना ही उससे एक दिन आगे ना ही उससे एक दिन पीछे। तीसरी कंडीशन 1 पैसे से स्टार्ट करेंगे और हर दूसरे दिन डबल करते चले जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या लॉटरी का अमाउंट सफिशियंट है एंजॉय करने के लिए या नहीं। अब हम इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाए। यह भी हमें पता नहीं है कि फार्मूला एपी का लगेगा, जीपी के लगेगा, किसी और चैप्टर का लगेगा, कुछ नहीं पता है। चलो समझते हैं। सबसे पहले 65 लाख की जो लॉटरी आई उसमें से चेक किया गया 20% कितना बनता है, क्योंकि वो टैक्स दे दिया जाएगा। तो 65 लाख का 20% जो टैक्स बना वो 20% ऑफ 65 लाख, ये बनता है 13 लाख। तो बैलेंस अमाउंट कितना रहा? बैलेंस अमाउंट 65 माइनस 13, 52 लाख बचे। लॉटरी का अमाउंट तो ठीक है, 52 लाख बचा। और अब ये चेक करना है कि हम डोनेशन जो देंगे वो कैसे दे रहे हैं। जरा देखना ध्यान से, कितने डेज तक डोनेशन दिया जाएगा। फरवरी कितने डेज की होती है? 2024 तो लीप ईयर होगा ना, तो लीप ईयर में फरवरी तो 29 डेज की होती है। इसकी मीनिंग ये जो डोनेशन दिया जाएगा वो तो 29 डेज तक दिया जाएगा। 1 पैसा फर्स्ट डे, 2 पैसा सेकेंड डे, 4 पैसा थर्ड डे एंड सो ऑन। कितने डेज तक देंगे? 29 डेज तक। अब इसका फार्मूला लगा लेते हैं। इसका जब आप फार्मूला लगाएंगे तो S29 इक्वल्स टू ए। अब फार्मूला कौन सा लगना चाहिए? कॉमन रेशियो 1 से कम वाला या 1 से अधिक वाला? 1 से अधिक वाला। 1 ए 2 रेज्ड पावर 29 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 ए आर रेज्ड पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस। अब r माइनस 1 तो 1 ही होगा। फाइनली आप लिख लेंगे 2 रेज्ड पावर 29 माइनस। अब 2 रेज्ड पावर 29 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। यह आएगा 5368
70912 -1 करेंगे तो ये आएगा 53687091 और यह आप पैसे में, जब आप इसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर दें, ये रुपीस में कन्वर्ट होगा। इसकी मीनिंग क्या रहा? 53,68,709, 53 लाख। और लॉटरी का अमाउंट कितना बचा हुआ था? 52 लाख। क्या सफिशिएंट है एंजॉय करने के लिए? जरा सोचे, थोड़ी देर के लिए सुनने में अच्छा नहीं लगता? 1 पैसे से स्टार्ट किया, 29 डेज में 53 लाख। जीपी ऐसे बढ़ता है और एपी ऐसे बढ़ता है। जीपी बहुत तेजी से वैल्यू बढ़ती है। जो कोरोना हुआ था वह जीपी के अकॉर्डिंगली बढ़ रहा था, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम हुई थी। एक 2 को फैला रहा, 2 अगले 2 को फैला रहे हैं, 2 अगले 4 को, तो हर 2 बढ़ते चले जाएंगे, तो वो जीपी के अकॉर्डिंगली बढ़ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए जीपी पावरफुल होती, क्योंकि उसमें पावर में वैल्यूज चेंज होते और एपी में केवल एडिशन से चेंज हो। जरा सोचिए, कोई एक अगर पर्सन, कोई एक स्टूडेंट, मान लो एक किसी कंपनी में एग्रीमेंट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद, और वो एग्रीमेंट यूं करता है कि बस सैलरी पैसे में लेगा। ओनर बड़ा खुश होगा, भाई सैलरी पैसे में ले रहा। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बना स्टूडेंट, उसने ये कह दिया कि 1 पैसा फर्स्ट ले लूंगा और हर दूसरे दिन डबल करता चला जाऊंगा, तब भी ओनर कहेगा क्या कितना बनेगा? 1000, 2000, 10,000 बन जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट फाइनल हो 1 जन को, तो 29 जन तक उसकी सैलरी बनेगी ये 53,68,709 रुपीज 11 पैसे। 30th जन को इसका डबल हो जाएगा, 31st डे को और भी कुछ बढ़ जाएगा, करोड़ से ऊपर निकल जाएगा। कंपनी होल लाइफ किसी से एग्रीमेंट कर लेना एक रही रहेगी। जिस कंपनी के एम्प्लॉय से 1 करोड़ की सैलरी न लगे, उस कंपनी का क्या हाल होगा? ठीक है, ईपी में बहुत तेजी से अमाउंट। एक इससे रिलेटेड बड़ी फेमस स्टोरी बताई जाती है, वो स्टोरी भी आप सभी सुने। एक किसी स्टेट में कोई एक राजा हुआ करते थे, उन्हें चेस बहुत पसंद था। दूर कहीं किसी जगह से एक कारपेंटर उनके स्टेट में घूमता हुआ आया। उसे जब पता चला कि इस स्टेट के राजा को चेस बहुत पसंद है, तो उसने वुडन का एक चेस बोर्ड बनाया, लकड़ी का एक चेस बोर्ड बनाया और राजा को प्रेजेंट किया। राजा उससे बहुत खुश हुए और बोले, बताओ तुम्हें इनाम में क्या दे दिया जाए? उस कारपेंटर ने कहा कि चेस बोर्ड के फर्स्ट ब्लॉक में चावल के 1 दाने से शुरू किया जाए और हर दूसरे ब्लॉक में उसका डबल कर दिया जाए, और 64 ब्लॉक्स तक ऐसे ऐसे जितने चावल बनते हैं उतना हमें दे दिया जाए। राजा ने अपने किसी मिनिस्टर से कहा कि जितना चावल मांग रहा है दे दिया जाए। लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन होने लगी तो अराउंड 59-60 ब्लॉक्स तक पहुंचते पहुंचते पूरी स्टेट का चावल खत्म हो चुका था। राजा ने सॉरी बोला कि जितना तुम चावल की डिमांड करो उतना मैं नहीं दे सकता। सोचो, चावल के 1 दाने से स्टार्ट हुआ था और हर दूसरे ब्लॉक पर डबल। इसकी पूरी कैलकुलेशन है कि कितने नॉर्मल चावल के दाने पर 1 kg आता है। ये वैदिक मैथ्स वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि जीपी बहुत तेजी से अमाउंट इंक्रीज करता है। अच्छा चलो उस सबको छोड़ दो, अगर मैं ये पूछूं कि 1 पैसे से स्टार्ट किया, हर दिन डबल कर दिया जाए, तो 50 डेज तक जितने पैसे बनेंगे उसे दे दिया जाए। 50 डेज तक डोनेशन। भाई 50 डेज तक आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, कैलकुलेटर ही फेल कर जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर मैक्सिमम 40 डेज तक का सम कैलकुलेट कर पाएगा, 40 टर्म्स तक का सम कैलकुलेट कर पाएगा। जबकि कॉमन रेशियो मिनिमम है। कॉमन रेशियो कितना है? 2 से छोटा कॉमन रेशियो नहीं हो सकता। मिनिमम कॉमन रेशियो के साथ S40 आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। ये क्या आ जाएगा? इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। कैलकुलेटर ई बता देगा। जरा सोचो, मिनिमम कॉमन रेशियो के साथ 40 टर्म्स तक का सम फाइंड नहीं कर सकते, और अगर हम कॉमन रेशियो बढ़ा दें तो फिर ये और कम हो जाएगा, अराउंड 30-35 टर्म्स से आगे कैलकुलेट नहीं कर सकते। जबकि एपी में क्या होता था? 1000 टर्म्स तक का सम निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है, आ जाएगा।
10,000 टर्म्स तक का सम निकाल लो और बोलो। ठीक, तो सम एपी में तो कभी इंफिनिटी नहीं आया। इंफिनिटी किस में आया? नॉट डिफाइंड किस में आया? जीपी में। इसीलिए जीपी में हम एक टॉपिक कैलकुलेट करते हैं, सम टू इंफिनिटी ऑफ ए जीपी। सम टू इंफिनिटी ऑफ ए जीपी। ये एपी में नहीं होता। क्या है डेफिनेशन? पहले वह सुन लेते हैं। इफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज इन द सीरीज, if the infinite number of terms is in the series, then the series are called infinite series. If the infinite number of terms is in the series, then the series are called infinite series. For example, अगर वैल्यूज फर्स्ट टर्म की जो आपने लिखा था a, सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, अगर ये वैल्यूज nth टर्म तक ना होकर के इनफाइनाइट टर्म्स तक हो, तो इसी सीरीज को इनफाइनाइट सीरीज, और हमें इसी इनफाइनाइट सीरीज का सम कैलकुलेट करना है। एस इंफिनिटी इक्वल्स टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। एस इंफिनिटी हमने क्यों लिखा? क्योंकि n टर्म्स तक का जब सम फाइंड करते थे तो एस एन लिखते थे। 10 टर्म्स तक का सम फाइंड करने पर एस एन लिखते हैं, तो इनफाइनाइट टर्म्स तक के सम को क्या किससे नोट करेंगे? एस इंफिनिटी। अब जरा समझो, एस इंफिनिटी का सम कैसे निकालें, मीनिंग इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम कैसे निकालें, अच्छी तरह से समझो। मिनिमम कॉमन रेशियो था 2। मिनिमम कॉमन रेशियो के साथ 40 टर्म्स तक का सम हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, तो इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? नहीं। इसकी मीनिंग, जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम कैलकुलेट नहीं हो सकता, ये क्या आ जाएगा? इनफिनिटी। ठीक है, फर्स्ट तो क्लियर हो गया, फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या था, ध्यान से समझो। एक फॉर्मूला था सम का लास्ट टर्म के केस में। लास्ट टर्म के केस में फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि लास्ट टर्म के केस में इंफिनिटी लास्ट टर्म बनेगा ना, तो जब लास्ट टर्म इंफिनिटी बनेगा उससे तो कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। भाई जरा देखो, एस एन का फॉर्मूला लास्ट टर्म के केस में क्या था? एल आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। इंफिनिटी के केस में ये जो एल है वो क्या बन जाएगा? इंफिनिटी। और इंफिनिटी के साथ आप कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करो, ये इंफिनिटी ही तो बनेगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि लास्ट टर्म के केस में भी इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन केस ऑफ लास्ट टर्म, सम टू इंफिनिटी ऑफ ए जीपी इक्वल्स टू इंफिनिटी। अब तीसरा केस क्या बनता है? कॉमन रेशियो 1 से कम हो जाए, भाई इसका सम निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक अगली वैल्यू पहले वैल्यू से छोटी होती चली जाएगी। हर एक अगली वैल्यू पिछले वैल्यू से छोटी होती चली जाएगी। कॉमन रेशियो 1 से छोटे के केस में यही तो होगा ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, वन माइनस 2 प्लस 4 माइनस 8 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इसमें कॉमन रेशियो क्या है? -2। अब ये हर अगली वैल्यू छोटी तो होती चली जाएगी। ठीक है, ये तो हम उस केस में सम टू इंफिनिटी ऑफ ए जीपी निकाल सकते हैं जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से कम हो जाए, और उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, इन केस ऑफ r इज लेस देन 1, सम टू इंफिनिटी ऑफ ए जीपी इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। अगर आप इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। वन माइनस कॉमन। अगर हम इसी एग्जांपल को यूज करें, तो इसमें सम टू इंफिनिटी ऑफ ए जीपी इक्वल्स टू ए की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो -2।
तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक, तो कंक्लूजन ये निकला कि इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम हम केवल उस केस में ही कैलकुलेट कर सकते हैं जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से कम होगी। 1 से अधिक के केस में या लास्ट टर्म के केस में सम टू इन्फिनिटी या फिर जीपी कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1 से अधिक के केस में अगर कॉमन रेशियो है तो उसकी सम क्या होगा इनफाइनाइट टर्म्स तक, जैसे मैं अगर पूछ लूं 1 + 2 + 4 + एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इसमें कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से अधिक है, तो अब इस सीरीज का सम क्या होगा इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो आप तुरंत कह देंगे इन्फिनिटी। ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। लेकिन वहीं जहां कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से कम था वहां आपने आंसर निकाल दिया, और वो आंसर क्या आया था 1/3। एक क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, इफ 1 + x + x स्क्वायर + एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी इक्वल्स टू y, देन x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y क्या होगा। देखिए ये एक इनफाइनाइट सीरीज, और इस इनफाइनाइट सीरीज का सम y के इक्वल है। इस इनफाइनाइट सीरीज का सम किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो इस इनफाइनाइट सीरीज के सम का फार्मूला भी तो y के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा। तो अब अगर इस इनफाइनाइट सीरीज के सम को अप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, और इक्वल्स टू ये हो गया y। भाई फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म यहां 1 है और कॉमन रेशियो x है। ये अंडरस्टूड है कि x की वैल्यू 1 से कम है, तो ये फार्मूला बना। लेकिन हमसे तो x कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है इन टर्म्स ऑफ y, यहां तो y आया है x के फॉर्म में, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करो, 1 इक्वल्स टू y माइनस एक्स वाई, और इसमें अब आप लिख लोगे एक्स वाई इक्वल्स टू वाई माइनस 1, दैट इज x इक्वल्स टू वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये आपका आंसर। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए सम टू इन्फिनिटी या फिर जीपी के केस में हम इसी फार्मूले को लगाएंगे और इसी के अकॉर्डिंगली आंसर निकालेंगे। एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड, वो भी हम जरा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे। A ball is dropped from a height of 48 feet and rebound 2/3 of the distance which it falls. If it rebound in this way, how far will travel before coming to rest? क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो जरा समझे। एक कोई बॉल है, वो 48 फीट के हाइट से फ्री छोड़ दिया जा रहा है। कितने हाइट से? 48 फीट के हाइट से फ्री छोड़ दिया जा रहा है। ये हम जानते हैं कि जब भी किसी भी बॉल को किसी एक हाइट से फ्री छोड़ा जाता है तो रिबाउंड लेने के बाद बॉल किसी हाइट तक ऊपर आती है। ये बॉल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने हाइट तक बॉल ऊपर है। अगर क्रेजी बॉल हो, एक छोटी सी आती है क्रेजी बॉल, जितने हाइट से नीचे उसका ट्रिपल ऊपर, लेकिन ये क्रेजी बॉल नहीं है, नॉर्मल बॉल है। और इसके लिए ये कहा गया कि जितने हाइट से बॉल को फ्री छोड़ा जाएगा, रिबाउंड लेने के बाद 2/3 हाइट तक ऊपर आएगी बॉल, 2/3 हाइट। अगर ये कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, बॉल ऊपर फिर नीचे, फिर 2/3 हाइट तक ऊपर फिर नीचे एंड सो ऑन, एक पोजीशन ऐसी आएगी बॉल रुक जाएगी। 48 फीट के हाइट से बॉल के रुकने तक बॉल ने टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया? बॉल ने वर्टिकल डिस्टेंस ही तो कवर किया है ना, कितना वर्टिकल डिस्टेंस। इस क्वेश्चन को जरा समझें, उसके बाद इसका शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, जरा देखें। अच्छा, इससे पहले एक एग्जांपल आप सुनो, जरा समझो। अगर मैं कह दूं कि इस स्टूडियो में ये हाइट जो है 10 फीट है, ये हाइट 10 फीट है, एक कोई बॉल यहां से फ्री छोड़ा गया, और मैंने ये कहा कि जितने हाइट से बॉल को फ्री छोड़ा जाएगा, रिबाउंड लेने के बाद बॉल 60% हाइट तक ऊपर आएगी। कितने हाइट तक ऊपर आएगी बॉल? 60% है। तो अगर मेरे हाथ का डायरेक्शन देखना, 10 फीट से हाइट को बॉल को नीचे फ्री छोड़ा गया, रिबाउंड लेने के बाद 60% हाइट तक ऊपर, ये हाइट कितनी है? 6 फीट। 6 फीट है ना। यहां से बॉल नीचे,
तो क्या ये 6 फीट वाला डिस्टेंस 2 टाइम्स नहीं हो गया? बात जरा समझो। 10 फीट के हाइट से बॉल को फ्री छोड़ा गया, तो 10 फीट वाला डिस्टेंस तो एक ही बार का है, क्योंकि बॉल वहां से फ्री छोड़ा गया है, तो 10 फीट के हाइट का डिस्टेंस तो एक ही है। रिबाउंड देने के बाद वो 6 फीट हाइट तक ऊपर, क्योंकि 60% का आ गया है, और वहां से फिर नीचे नेक्स्ट रिबाउंड लेने के लिए। तो जो 6 फीट का डिस्टेंस है वो क्या 2 टाइम्स नहीं हो गया? फिर रिबाउंड लेने के बाद 6 फीट का 60%, 3.6 फीट, फिर इतने हाइट तक ऊपर, बॉल ने यहां से फिर नीचे नेक्स्ट रिबाउंड लेने के लिए, तो 3.6 फीट का भी डिस्टेंस 2 टाइम्स हो गया। तो यहां हमने क्या देखा कि पहली वाली हाइट को छोड़कर और जितने हाइट्स आगे हैं वो सब रिपीट हो रहे हैं, डबल डबल, एक बार नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे। ये तो है ना? जरा एक एग्जांपल से क्लियर करो। अब इस एग्जांपल को देखो, ये 48 फीट है, 48 फीट के हाइट से बॉल को नीचे फ्री छोड़ दिया गया, एरो मैं दे दे रहा हूं नीचे। रीबाउंड लेने के बाद बॉल इस साइड तक ऊपर आ गई, ये डिस्टेंस कितना है? 48 का 2/3। यहां से फिर बॉल नीचे, देखो मैंने वहां रेड पेन चला दिया, फिर ऊपर से नीचे, ये डिस्टेंस 2 टाइम्स नहीं हो गया? 2 कलर चला दे रहा हूं, ये नीचे से ऊपर की तरफ था और ये ऊपर से नीचे की तरफ है, जरा समझना। ये नीचे से ऊपर की तरफ था और ये ऊपर से नीचे की तरफ है। नेक्स्ट बाउंड लेने के लिए यहां से बॉल को फ्री फ्री छोड़ दिया गया, सॉरी फ्री तो पहले से ही छोड़ा जा चुका है, यहां से बॉल फिर ऊपर। अब ये हाइट कितना हुआ? 48 इंटू 2/3, इसका अगेन 2/3, ये तो बॉल ऊपर की तरफ है, अभी यहां से बॉल फिर नीचे की तरफ आ गई, यहां से बॉल फिर नीचे की तरफ, तो ये डिस्टेंस 2 टाइम्स हो गया। यहां से बॉल फिर ऊपर, यहां से बॉल फिर ऊपर, ये डिस्टेंस कितना हो गया? 48 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, यह हाइट ऊपर की तरफ है, अभी यहां से बॉल फिर नीचे, तो ये फिगर डबल हो गया, डबल 2 टाइम्स हो गया, एंड सो ऑन। एक पोजीशन ऐसी आएगी बॉल रुक जाएगी। 48 फीट के हाइट से बॉल के रुकने तक बॉल ने टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया? एक क्वेश्चन है। अब जरा देखें इस क्वेश्चन में 48 फीट, इसको आप बाहर कर दो, 48 फीट को क्या करें? बाहर कर दें, हमें इसी सीरीज का सम निकालना है। अब जरा चेक करके पहले तो ये देखो कि कितने टर्म्स तक का सम निकालें। क्या आप बता सकते हो कितने रिबाउंड के बाद बॉल रुक जाएगी? सोच के देखो। अगर कोई एक बॉल है, नॉर्मल बॉल ले लो, नॉर्मल बॉल ले लो, आप कॉन्सेंट्रेट कर लो कि नहीं हम चेक करेंगे ही करेंगे कि कितने हाइट तक बॉल रुकेगी, कितने रिबाउंड बॉल लेगी। फर्स्ट रिबाउंड, सेकेंड रिबाउंड, थर्ड रिबाउंड, फोर्थ काउंट कर लिया। जब बॉल की हाइट इतनी सी हो जाएगी, लेट कर तो काउंट नहीं करोगे ना, काउंट नहीं कर सकते, बेसिकली मीनिंग यही तो है ना। हम 10th जब कुछ कुछ हाइट तक बॉल होगी तब काउंट कर लेंगे, जब बॉल की हाइट इतनी सी नहीं कर पाएंगे काउंट, और जो काउंट नहीं कर पाते उसे क्या कहते? इंफिनिटी। इसकी मीनिंग हमें सम कितने टर्म्स तक का चाहिए? इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम। अब इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकालने के लिए फार्मूला तो a/1 - r ही होता है, लेकिन a है क्या? जरा देखो, 48 को इसमें से बाहर निकाल दो, क्योंकि 48 को इंक्लूड करने पर यह सीरीज जीपी नहीं बनेगी। देखो, अगर हम इस दोनों में कॉमन रेशियो निकालें तो आएगा 4/3, लेकिन इन दोनों में अगर कॉमन रेशियो निकालें तो आएगा 2/3, इन दोनों में कॉमन रेशियो निकालें आएगा 2/3। इसकी मीनिंग हर आगे का सीक्वेंस 2/3 बनाएगा, लेकिन पहले और दूसरे में 4/3 बने। इसलिए हम एक काम करते हैं,
इस 48 को पहले कर दें बाहर, और अब आप इसे फर्स्ट टर्म मानो। इस फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी होगी, ये क्या मान लेंगे हम, फर्स्ट टर्म। जो आएगा फाइनल आंसर उसमें 48 ऐड कर देंगे। हम 48 को निकाल नहीं रहे, लास्ट में ऐड कर लेंगे। अब ये कितना आया, 48 इंटू 2/3 इंटू 2, 48 3 से कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 16, 16 इंटू 4 64। ये फर्स्ट टर्म तो यही हुआ, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आर क्या है, 2/3। तो 48 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, तो डिवाइडेड बाई 3 ऊपर चला गया, तो हुआ 48 प्लस 64 इंटू 3 192, नीचे तो 1 ही हो जाएगा। और 48 प्लस 192 ये कितना होता है, 92 और 8 240 फीट। यही आपका आंसर है, 192 प्लस 48 240 फीट आ जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस कैलकुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक और स्टेटमेंट जिसको मैं क्लियर करा दूं, तब आगे चलेंगे। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि क्या हम इतनी लंबी कैलकुलेशन को करेंगे। बिल्कुल नहीं जी, मैं तो कभी कहता ही नहीं कैलकुलेशन लंबी करने के लिए। देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए, 48 फीट के हाइट से बॉल को फ्री छोड़ा गया, 2/3 हाइट तक बॉल ऊपर आती है रिबाउंड लेने के बाद, अप टू बिफोर कमिंग टू रेस्ट बॉल ने टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया। जिस जहां से बॉल को फ्री छोड़ा गया है उससे पहले बाहर करो, पहला काम। दूसरा, जितने हाइट से बॉल को फ्री छोड़ा गया है, जितने रिबाउंड तक बॉल ऊपर आती है, उसका डबल कर दो, यही फर्स्ट टर्म होता है। टिकलन रखो, जितने हाइट से बॉल को फ्री छोड़ा गया, जितने रिबाउंड तक बॉल ऊपर आती है, उसी का डबल, ये फर्स्ट टर्म होता है, ये ध्यान रखो। आर क्या होता है, जितना बॉल रिबाउंड लेती है वही आर होता है। तो आर क्या हुआ, इस एग्जांपल में 2/3 हुआ, हो गया। सम टू इन्फिनिटी ऑफ ए जीपी का फार्मूला लगा लें, 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया। ये तो मैंने जो बताया है वो एक्सप्लेन इसलिए किया है जिससे समझना आपका आसान हो जाए। हो गया आंसर 240 फीट, 1 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। तो ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। क्या मैंने शॉर्टकट ट्रिक का एक बार फिर समझो, जितने हाइट से बॉल को फ्री छोड़ा गया पहले उसे बाहर करो। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जितने हाइट से बॉल को फ्री छोड़ा गया, जितने रिबाउंड तक बॉल ऊपर आती है, इंटू 2, ये फर्स्ट टर्म होता है। और कॉमन रेशियो जितना बॉल रिबाउंड लेती है वही कॉमन रेशियो होता है। इसके अकॉर्डिंगली आप सम टू इन्फिनिटी ऑफ ए जीपी का फार्मूला लगाएंगे, एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक स्टेटमेंट यहां और भी आप सुन लें। मान लो इसमें हमसे ये कहा गया बिफोर 11th रिबाउंड, भी तो हो सकता है बिफोर कमिंग टू रेस्ट ना पूछा जाए, बिफोर 11th रिबाउंड पूछ लिया जाए। आप क्या करेंगे, बिफोर 11th रिबाउंड की मीनिंग क्या है, टिल 10th रिबाउंड, टिल 10th रिबाउंड। बात समझ में आ रही है, बिफोर 11th रिबाउंड की मीनिंग 12th रिबाउंड, 10th रिबाउंड तक का सम हमें चाहिए, और फर्स्ट टर्म को आप बाहर निकाल लोगे तो हमें सम कितने टर्म्स तक का निकालना चाहिए, 9 टर्म तक का सम निकालना होगा। यह ध्यान रखना, ये 9 टर्म तक का सम कब निकालेंगे, जब क्वेश्चन में स्टेटमेंट हो क्या, बिफोर 11th रिबाउंड, तब आप ये लगाएंगे। और अगर ये कह दिया गया टिल 11th रिबाउंड, टिल 11th रिबाउंड, आप कितने टर्म्स तक का सम निकालेंगे, भाई टिल 11th रिबाउंड की मीनिंग 11 टर्म तक का सम चाहिए, लेकिन फर्स्ट टर्म सम में तो नहीं इंक्लूड होता, तो फर्स्ट टर्म को निकाल देंगे, तो जो रिमेनिंग टर्म्स है उसी का तो सम लगाएंगे। तो 10th टर्म तक का सम आप यूज करेंगे जब टिल 11th रिबाउंड कहा जाए। ध्यान रहे, सम टू 10th टर्म या सम टू 11th टर्म का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन ऐसे किसी भी केस में कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से
कम ही होगी, ये ध्यान रखना। कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से कम ही होनी चाहिए। होगी कम, क्योंकि जितने हाइट से बॉल को फ्री छोड़ा गया, क्रेजी बॉल तो मैंने कहा ही नहीं, क्रेजी बॉल में उसका डबल ऊपर, ये तो नॉर्मल है। तो नॉर्मल में जितने हाइट से फ्री छोड़ेंगे वो हमेशा नेक्स्ट टर्म की वैल्यू उससे कम ही रहेगी। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी भी क्वेश्चन का सम आप कैलकुलेट कर लें।